डोप के अंदर या डोपिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, एक प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कोई सा भी ले लो प्योर वाला, उसके अंदर इम्प्योरिटी एटम्स मिलाए जाते हैं और इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। और जो बन जाता है उससे डिवाइस, जो सेमीकंडक्टर बनता है, उसको डोप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जो फर्स्ट हमको देखना था इसके बारे में, सबसे पहले इसमें लिखो कि इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, वो पेंटावेलेंट होती है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे एग्जांपल है इसके फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। ऐसी इम्प्योरिटी एटम्स जिनके वैलेंस बैंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उस तरह की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ऐसी इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये तो पहली बात हो गई, इम्प्योरिटी का टाइप हो गया। जैसे मान लो जर्मेनियम का मैंने एक प्योर क्रिस्टल लिया था, उसके अंदर मैंने सपोज आर्सेनिक टाइप या फॉस्फोरस, कुछ भी ले लो, फॉस्फोरस ले लेते हैं, टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई। तो बीच बीच में आसपास जर्मेनियम के एटम से बीच में कहीं पर एक इम्प्योरिटी वाला एटम आ गया। पूरा क्रिस्टल बनाने से अच्छा इतना सफिशिएंट है। देखो, ये जो फास्फोरस है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो जर्मेनियम के एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन जो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन और था, क्योंकि पेंटावेलेंट है, वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इस क्रिस्टल के अंदर मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। मैं यहाँ पर कंडक्शन बैंड लिख रहा हूँ, कंडक्शन बैंड ऑफ जर्मेनियम, और वो इस जर्मेनियम के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि क्रिस्टल में मूव करने के लिए वो फ्री हो चुका है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस एटम के ऊपर, एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा। अब इसको एन टाइप जो नाम दिया गया उसका कारण यही है कि इस तरह के क्रिस्टल के अंदर, और ऐसा एक फॉस्फोरस नहीं मिलाया हमने, ऐसे करोड़ों अरबों खरबों कितने हमने एटम्स इसके अंदर मिलाए हुए। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर मैं बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम से। एक बार यहां तक नोट कर लो और बातें लिखेंगे इसके बारे में। तो प्योर के अंदर तो क्या था, जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी थी और होल्स की नंबर डेंसिटी थी वो इक्वल थी। लेकिन एन टाइप के अंदर बहुत सारे इस तरह इम्प्योरिटी आइटम्स के आ जाने से बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। और जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था वो तो चल ही रहा होगा कि जर्मेनियम के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे अपने आप रूम टेम्परेचर पर, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल बनेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा। ये प्रोसेस तो चल ही रहा है। अच्छा, मान लो इसमें ये सवाल पूछ ले कि इस क्रिस्टल पर नेट चार्ज कितना है, तो क्या जवाब दोगे? नेट चार्ज ऑफ द क्रिस्टल, पॉजिटिव और नेगेटिव, बताओ भाई। यार मुझे आवाज ही नहीं आ रही, या तो बोल ही नहीं रहे होंगे। नेट चार्ज के बारे में क्या कमेंट करेंगे न्यूट्रल। मुझे? न्यूट्रल। चलो चैट पे बता दो, है ना, चैट पे बता दो, क्योंकि ऐसे तो आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रियांशु बोल रहे हैं नेगेटिव। ओके, बहुत बढ़िया प्रियांशु जी। ठीक, तो नेट चार्ज इस पर 0 है। इसका कारण बोर्ड पे दिख रहा है अगर ढंग से देखें तो, कि क्रिस्टल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो जिस फास्फोरस एटम ने दिया उस फास्फोरस के एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर लिख सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी बातें, नेट चार्ज इक्वल्स टू 0। ये जो फास्फोरस एटम है ना, फास्फोरस एटम, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है।
डोनर एटम भी इसको कहा जाता है, इसने डोनेट किया इसलिए डोनर एटम। और एक चीज और, हम अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स, लिख दो यहां पर, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम मान के चलेंगे, अगर न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बताया जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी को अप्रोक्सीमेटली जो डोनर एटम्स की नंबर डेंसिटी वो मान के चलेंगे। ठीक है भाई। इसमें एक बहुत फेमस डायग्राम भी कई बार पूछा जाता रहा है पहले भी, कि जैसे ये है कंडक्शन बैंड ऑफ जर्मेनियम, ये है वैलेंस बैंड ऑफ जर्मेनियम। तो जो इम्प्योरिटी हमने मिलाई है ना, उसका भी यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम इसी के साथ दिखाया जाता है, इस तरह से एक डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं। ये जो है ये है वैलेंस बैंड ऑफ इम्प्योरिटी एटम, और ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या तुम ये समझ सकते हो कि ये जो वैलेंस बैंड ऑफ इम्प्योरिटी एटम मैंने दिखाया है, ये कंडक्शन बैंड ऑफ जर्मेनियम के थोड़ा सा ही नीचे क्यों दिखाया? इसका क्या लॉजिक है? ताकि इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सके। हाँ, ताकि बहुत इजीली रूम टेम्परेचर पर ही ये एनर्जी गैप इतना कम है कि वैलेंस बैंड ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड का, वो नेग्लिजिबल एनर्जी लेकर ही फ्री हो जाए क्रिस्टल में मूव करने के लिए। यहां तक कोई बात हो तो पूछे भाई, मन में कोई बात आ रही है? क्या मैंने सेमीकंडक्टर की शीट ग्रुप पे डाली क्या अभी तक? नहीं, सर शीट मिल गई है। शीट मिल गई? नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूँ मैं। नो सर, वो नहीं आई। ठीक है, हो गया होगा भाई यहां तक, है ना? आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक लॉ है, इससे रिलेटेड मतलब ये जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड, मास एक्शन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग Me इंटू NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर होता है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में कहीं से कहीं तक भी, इसको एज इट इज ही यूज में लेंगे। इसको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, ढंग से समझना। मान लो मेरे पास एक प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल था, प्योर, ठीक है। उसमें हम जानते हैं कि Ne और NH बराबर होते हैं, जिसको हम Ni से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं वो Ni जो है 10⁻6 है पर मीटर क्यूब। ऐसी मान लिया मैंने समझने के लिए, और ज्यादा मान लो 10⁻10 मान लो, इतना है पर मीटर क्यूब। ये तो प्योर था। अब मान लो मैंने इसके अंदर N टाइप इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाकर इसको N टाइप बना दिया, तो कुछ डाटा इस तरह का हो जाएगा कि ऐसा करने से Ne NH से बहुत ज्यादा हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो कुछ इस तरह का डाटा मानो कि Ne की वैल्यू मान लो हो गई 10⁸ एटम्स पर मीटर क्यूब। तो जो NH होगा, NH वो इस तरह से लिखना कि इनका प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के बराबर आ रहा हो। ये तो और ज्यादा लेना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं 10⁸18। इनका प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के बराबर आ रहा हो, तो ये एक तरह से 10⁻2 लेना पड़ेगा मुझे पर मीटर क्यूब। मैं सिर्फ यहां से बताना चाह रहा हूं
कि पहले यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे 10⁻10 और उसी यूनिट वॉल्यूम में होल्स थे 10⁻10 बराबर बराबर थे। एन टाइप बनाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। पहले 10⁻10 थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब वो हो गए 10⁻18, लेकिन होल्स की संख्या बहुत कम हो चुकी है। कोई एक्सप्लेन करेगा ये होल्स कम क्यों हो गए? ये एक्सप्लेनेशन एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो भी मैं एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेन करेगा कोई भी, ये सिर्फ एक नॉर्मल आइडिया लगा रहे हैं हम लोग। कोई इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं जाता है, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं। शोभित बताओ। सर वो जो फॉस्फोरस से निकलेंगे जो इलेक्ट्रॉन वो उन होल्स में भर जाएंगे। हाँ, बस इतना से जवाब है कि जो बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उनमें से सारे के सारे नहीं, उनमें से काफी इलेक्ट्रॉन्स उन होल्स के अंदर जाके गिर जाते हैं, उन होल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये चाहे तो एग्जांपल नोट कर सकते हैं, काम आ सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की बातें चीजों को समझने में। और अगर कोई ये पूछ ले कि भाई एन टाइप के अंदर अगर हम सेल लगाकर करंट फ्लो करवाएं, ये लिख रहा हूं करंट, तो वैसे तो हम जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी लिखते हैं और होल्स के कारण भी, पर वो होल्स की डेंसिटी इतनी कम हो जाने के कारण हम इस वाली टर्म को टेंड्स टू 0 मान सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो कभी अगर एन टाइप के अंदर करंट लिखना होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट लिख दो, वही अप्रोक्सीमेटली नेट करंट कहलाएगा। हो गया होगा, इरेज कर रहा हूं मैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो होती है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट के एग्जांपल जो है वो है एल्यूमिनियम, और भी तुमको याद होगी, लिखते रहना। इसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको देखें, जैसे मान लो जर्मेनियम का ले लेते हैं वापस से समझने के लिए। इस टाइप से बना लो। देखना, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन तीनों ने तो ये वाला ये वाला ये वाला बॉन्ड बना दिया। एल्यूमिनियम क्या करता है, इसमें किसी अच्छे खासे जर्मेनियम जिसने चारों तरफ बॉन्ड बना रखा था उसके बॉन्ड में बैठे हुए, मतलब उस जर्मेनियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और खुद ने बॉन्ड बना लिया, जिससे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होल जनरेट हो गया। ये एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। जर्मेनियम का बॉन्ड टूटा, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन बना, होल बना, वो तो चल रहा है, उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है ये वाला हुआ ना, ये हुआ कि जर्मेनियम के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को खींचा और खुद ने बॉन्ड बना दिया, खुद ने वहां पर होल बन गई। इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो क्या क्या बातें लिख सकते हैं हम? पहली बात तो कि नंबर ऑफ होल्स काफी काफी ज्यादा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। दूसरी बात, अगर नेट चार्ज पूछेंगे तो उसका जवाब हमेशा 0 ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो जर्मेनियम के एटम पर प्लस साइन आ जाएगा और इस एल्यूमिनियम पर माइनस आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो नेट चार्ज तो अभी भी 0 है। तीसरी बात, जो यहाँ पर इम्प्योरिटी एटम है ये, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसका नाम, जैसे पिछले वाले केस में हमने बोला था डोनर एटम बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। चौथी बात, वो एक्शन जो लॉ था MEMH, वो हमेशा वैलिड है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एन टाइप के लिए वैलिड हो। नोट कर लेंगे। और हाँ, एक बात और रह गई, वो जो डायग्राम था एनर्जी बैंड वाला वो भी यही ड्रॉ कर देता हूँ। ये है कंडक्शन बैंड ऑफ जर्मेनियम,
ये है वैलेंस बैंड ऑफ जर्मेनियम। तो वो जो इम्प्योरिटी वाला मिला है हमने, उसका जो बैंड बनाएंगे वो इस यहां पर बनाएंगे। ये जो है ये हो जाएगा इम्प्योरिटी। हाँ, ये है वैलेंस बैंड ऑफ इम्प्योरिटी एटम। और ये गैप जो दिखा रखा है मैंने, जरा सा गैप, ये फिर से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। इसका लॉजिक अपने आप समझ सकते हैं कि हमें क्यों उस इम्प्योरिटी एटम का वैलेंस बैंड जर्मेनियम के वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर बनाया। किसी को ये बात समझ में नहीं आए तो जरूर पूछे मुझसे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। ये नोट करना, इतने में एक सवाल ढूंढ रहा हूँ। नोट कर लिया हो तो एक न्यूमेरिकल लिखना। लिखो ए पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, a p-type silicon semiconductor is made by adding one atom of indium per 5 into 10 to the power 7 atoms of silicon, per 5 into 10 to the power 7 atoms of silicon। फिर बोल देता हूं, a p-type silicon semiconductor is made by adding one atom of indium per 5 into 10 to the power 7 atoms of silicon is, एक सेकंड, one atom of indium per this silicon is, कुछ गलती हुई है इसके अंदर। p-type silicon semiconductor is made by adding one atom of indium per 5 into 10 to the power 7 atoms of silicon। हाँ ठीक है, आगे लिखना, आगे लिखो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स per meter cube, number of silicon atoms per meter cube is 25 into 10 to the power 28 atoms per meter cube। वापस लिख लेते हैं, number of silicon atoms per meter cube is 25 into 10 to the power 28 atoms। Then find the number of acceptor atoms in per cubic centimeter। Then find the number of acceptor atom in per cubic centimeter of silicon। मैं शॉर्ट में हिंदी में बोल देता हूं एक बार फाइनली कि क्या क्या गिवन है। एक सिलिकॉन का क्रिस्टल था, उसको हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उसमें इंडियम जो भी सिंबल होता होगा उसको डोपिंग की फॉर्म में यूज में लिया, उसके थ्रू हमने डोपिंग की है। ये बताया गया है कि एक एटम ऑफ इंडियम मिलाया गया है इतने एटम्स ऑफ सिलिकॉन के बीच।
इतने सारे एटम्स के बीच में सिर्फ एक एटम ऑफ इंडियम मिलाया गया है, और वो सिलिकॉन जो है उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर सिलिकॉन के इतने एटम्स पाए जाते हैं। ये तो सारी इंफॉर्मेशन दी गई। और क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियम जो मिलाया गया है, जिसका नाम दूसरा नाम है एक्सेप्टर एटम, उस एक्सेप्टर एटम की डेंसिटी बतानी, नंबर डेंसिटी पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिलिकॉन। हिसाब किताब का खेल है और कुछ भी नहीं है। जो लैंग्वेज में उलझ जाएंगे उलझ रहेंगे। चैट का आंसर दे सकते हो यार, ऐसा कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, छोटी सी बात पूछी है। जल्दी जल्दी 6-7 बच्चे आंसर दे चुके हैं अभी तक। हो गया होगा। देखो हमको यही पता करना है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सिलिकॉन का इतना वॉल्यूम ले तो उसमें कितने नंबर ऑफ इंडियम एटम्स पाए जाएंगे, यही पता करना है। यहां से देखना, उस सिलिकॉन की बात कर रहा हूं जिसके 1 मीटर क्यूब में उस सिलिकॉन के इतने एटम्स हैं। तो इस मीटर क्यूब को हटा दूंगा, अगर यहाँ 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं तो मुझे पता चला कि उस सिलिकॉन के खुद के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं। 25 इंटू 10⁻²2। सही है, इतने एटम्स हैं सिलिकॉन के 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। और यहां बता रखा है कि इतने सिलिकॉन के एटम्स के बीच में, इतने के बीच में एक इंडियम का एटम मिलाया गया, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁷ से, तो आंसर आ जाएगा। इसके कितने एटम्स हो गए, 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 15 इंडियम एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यह आंसर है। इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई, वैसे तो डाउट वाली बात नहीं है, पर फिर भी किसी को लगता हो। अच्छा, तो मैं सवाल के थ्रू सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो डोपिंग का लेवल है ना, ये डोपिंग जो की गई है, ये कितनी कम अमाउंट में डोपिंग की गई है। 5 इंटू 10⁻⁷ एटम्स ऑफ सिलिकॉन के बीच में सिर्फ एक अकेला इंडियम का एटम बैठा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आया वो देखो कि उस सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, जिसका मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा लूं, इतना सा, इससे भी छोटा, बहुत बड़ा बना दिया भी मैंने बोर्ड पे, इतने से सिलिकॉन के टुकड़े में इतने सारे इंडियम के आइटम्स हैं। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या डोपिंग जो की जाती है वो बहुत हाई अमाउंट में की जाती है क्या, तो हम जवाब देंगे नहीं, डोपिंग बहुत ही लो अमाउंट में की जाती है। और लगभग जो सवाल पूछा है इसी टाइप की वैल्यूज होती है जनरली प्रैक्टिकली, लगभग 10⁻⁷ 10⁸ जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है उनके बीच में एक सिंगल एटम ऑफ इंप्योरिटी एटम मिलाया जाता है। इस बात को चाहे तो अलग से लिख सकते हैं कहीं पर कॉपी में ऊपर ही ऊपर, 10⁻⁷ टू 10⁸ एटम्स ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन या जो भी है, उसके बीच में एक सिंगल इंप्योरिटी एटम को मिलाया जाता है, इस लेवल की डोपिंग की जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये तो बात हो गई अपनी प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर टाइप का, है ना। अब हमने जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया या हमने जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, इनका क्या यूज है
क्यों बनाया जाता होगा उस बात पर आते हैं। हेडिंग लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जंक्शन डायोड। इस चैप्टर में पिछले साल से जो ये साल निकला है, इस साल से देखा जाए तो जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो जो हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर का बेसिक पार्ट कि कंडक्टिविटी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, करंट कैसे लिखते हैं हम, प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम देखने वाले, और तीसरा आएगा चैप्टर की बिल्कुल लास्ट में, लॉजिक गेट नाम का। ढंग से समझना, बहुत छोटी छोटी पर जरूरी बातें। जंक्शन डायोड, ये जंक्शन नाम क्यों आ रहा है उस बात को देखेंगे, डायोड क्यों आ रहा है वो भी समझेंगे, कैसा होता है दिखने में मैं बता रहा हूं। इसमें क्या करते हैं, एक पी टाइप मान लो, डायग्राम साथ साथ बनाते जाना ताकि थोड़ा टाइम तो बचे अपना। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना लिया था, वो हम लेकर आए, और हमको पता है पी टाइप के अंदर जो होल्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो जनरली इसके डायग्राम में होल्स को ही दिखाया जाता है, एक आध कोई इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहो तो दिखा दो। इसको मिलाया जाता है एक एन टाइप। अच्छा, जंक्शन डायोड का दूसरा नाम है पीएन, पूरा नाम अगर लिखें तो पीएन जंक्शन डायोड, ये पूरा नाम है, जनरली बोलते जंक्शन डायोड है। एन टाइप के अंदर हम जानते हैं मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही दिखाई जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा है, कुछ होल्स भी दिखा सकते हो। और मिलाने का मतलब बोर्ड पे तो ऐसा चिपका के बना दिया बस कि एक ये लेकर आए एक वो लेकर आए, इसको मिलाने का भी पूरा एक प्रोसेस होता है, मशीन टाइप की सिस्टम होता है जिससे मिलाया जाता है ना। डायग्राम में ऐसा दिखाते हैं बस कि ये लाइन टच कर दिया। अब होगा क्या, ये जो इनका जंक्शन है, यहाँ पर कुछ एक फिनोमिना होने वाला है जिसके कारण नाम में जंक्शन वर्ड आ रहा होगा, जंक्शन डायोड। तो जैसे हमने इनको मिलाया, सडनली जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस पर आ रहा हूं, इक्विवेलेंट डायग्राम यहां बना के दिखा रहा हूं। वो डायग्राम बनाने से पहले यहां बताऊं क्या प्रोसेस हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में, इनकी डेंसिटी, नंबर डेंसिटी यहां बहुत ज्यादा है, यहां बहुत कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से कम डेंस वाले रीजन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। शब्दों पे ध्यान देना, ये जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूं ना, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखते चलना, फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है यहां पर, ऐसे डिफ्यूज होते हैं इधर की तरफ। अब ये इधर डिफ्यूज होंगे तो जो यहाँ पर होल्स हैं यहाँ पर, उनको आके भरेंगे। यहाँ दिखाता हूं क्या हुआ। इधर पी टाइप था, उधर एन टाइप। यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज शो कर दूंगा इस तरफ, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए ना, उन्होंने लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव। और इस जंक्शन पर पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में यहाँ पर अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और ये बहुत सडन प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है इसमें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ये जो एरो का साइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपिटल ई से डिनोट कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है इस पोर्शन के अंदर, अच्छा पहले तो उसका नाम बता दो, इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इस लेयर का नाम रखा गया डिप्लेशन लेयर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से वहां जाने में प्रॉब्लम आएगी या और इजी हो जाएगा जाना? प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ उधर जाने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर फोर्स लगाएगा इधर, एक तरह से उनको उधर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार डायग्राम बना लो पूरा, जितना मैंने बनाया उतना बनाओ एक बार।
इसमें अगर हम यहां पर इस जगह पर x को 0 मान लूं मैं, और इस तरफ मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन मान लूं, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जाता है। इस तरह से बना देता हूं, x के साथ पोटेंशियल का ग्राफ। ये तो हम समझ रहे हैं कि यहां से यहां पर पोटेंशियल 0 मान लो इस जगह पर है। यहां से जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलूंगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो वो ग्राफ जो है वो ऐसा ग्राफ बनाया जाता है। ये x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर ये सपोज x इक्वल्स टू d मान लेते हैं, ये विड्थ को d मान लेते हैं, x इक्वल्स टू d। ये जो स्लोप मैंने दिखा रखी है, यहाँ पर जो लाइन बना रखी है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर वर्ड ही वो फीलिंग जनरेट करवा रहा है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को अगर उधर जाना है तो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। मन में कोई डाउट आए, कोई बात आए तो जरूर पूछना, मुझे भी सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ बीच बीच में अगर पूछोगे तो। हो गया यहां तक? देखो होता क्या है, जब तक ये बैरियर डेवलप नहीं हुआ था, डिप्लेशन लेयर नहीं बनी थी, तब तक इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली उधर डिफ्यूज हो रहे थे। जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ रही है, और देखो जितना ज्यादा डिफ्यूजन होता जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये हम मान रहे हैं कि स्टेडी स्टेट आ चुकी है। स्टेडी स्टेट आने पर भी ऐसा होता है कि जैसे मान लो इधर सपोज 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनमें से 2, 5, 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते ही हैं जो अभी भी बैरियर को क्रॉस करके जाते हैं। उसका कारण बताओ। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही इतनी एनर्जी होती है जिससे कि वो इस बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं। भाई किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां जाना है तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो करोड़ों अरबों में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम, नेग्लिजिबल ऐसे जरूर होते हैं जो इस बैरियर को क्रॉस करके उधर जा रहे होते हैं, स्टेडी स्टेट आने के बावजूद भी जा रहे होते हैं। ये बातें मैं क्यों कर रहा था ये बताता हूं। यहाँ पर दो तरह के करंट यहाँ पर जनरली पूछे जाते हैं सवालों के अंदर। एक है, हेडिंग लिखना, डिफ्यूजन करंट। दूसरा है ड्रिफ्ट करंट, को बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन करंट नाम से पता चल रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होने के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, ये वो पोटेंशियल बैरियर है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी जंप करके जा रहे होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना, इसका मतलब है करंट का इधर फ्लो होना। इसको मैं आई डिफ्यूजन, DIFF से बता रहा हूं। ये भी एक बहुत सिंपल सा और कई बार पूछा गया सवाल है मेंस टाइप के एग्जाम में, चाहे और कोई एग्जाम होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है। तो अगर समझते हुए याद रखोगे तो रटना पड़ेगा ही। जब भी पूछे दिमाग में डायग्राम बनाना और बता देना डिफ्यूजन करंट P से M की तरफ होता है हमेशा, P टू M। और यहाँ पर लिख दो एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की बात करें तो डिफ्यूजन करंट जो है वो टेंड्स टू 0 होता है, बहुत ही कम होता है, या ऐसे लिख लो माइक्रो एम्पियर टाइप का होता है। ये डायग्राम बना लें। ठीक है भाई, ये बात हो गई डिफ्यूजन करंट की। सेकेंड टाइप का इसमें है ड्रिफ्ट करंट। ये भी ढंग से समझना, ये वो डिप्लेशन लेयर वाला पोर्शन है जहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका था।
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ढंग से सुने, इस डिप्लेशन लेयर के अंदर जो सेमीकंडक्टर है, पूरे सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर भी जैसे मान लो जर्मेनियम का है ये, है ना, जो बेसिक था इसका वो जर्मेनियम था, बाकी तो डोपिंग करके बनाया गया था। तो अंदर ही अंदर जो जर्मेनियम के एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरे जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, वो बॉन्ड का टूटने का जो प्रोसेस है वो अंदर ही अंदर चल रहा होता है लगातार। जैसे एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ, एक होल बना, एक और बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ, एक होल बना। ये जो इलेक्ट्रॉन इस डिप्लेशन लेयर के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन पर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ इधर दौड़ेंगे और होल्स उधर की तरफ शिफ्ट होंगे। होल्स का उधर जाना मतलब करंट का उधर फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स के इधर आना मतलब करंट का उधर फ्लो होना। तो इस डिप्लेशन लेयर के अंदर करंट उधर की तरफ फ्लो हो रहा है, इस वाले करंट का नाम रखा गया ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, ये पी टाइप था या एन टाइप। एन से पी की तरफ ये दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, और यहां भी लिखेंगे हम एट स्टेडी स्टेट, ये जो ड्रिफ्ट करंट है टेंड्स टू 0 माइक्रो एम्पियर टाइप का ये भी फ्लो होता है। यहां तक कोई बात हो मन में जरूर पूछें। और ये दोनों करंट लिखने के बाद एक स्टार लगा के लाइन और लिख लेंगे। एट स्टेडी स्टेट ये जो डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट है ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, जिससे कि नेट करंट 0 होता है। तो हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड रखा हुआ है, मैं कोई सेल वेल से कनेक्ट नहीं कर रहा, और कोई पूछता है इसमें कितना करंट फ्लो है, तो फ्लो हो रहा है, तो हम जवाब देंगे 0 करंट फ्लो। एक सेकंड, शायद स्क्रीन गायब हो गई। हो गया, ये कर दूं रेस? आगे बढ़ते हैं, इसी में टॉपिक वही चल रहा है, पीएन जंक्शन डायोड। ये तो बात हो गई कि भाई डिप्लेशन लेयर क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट। बायसिंग मीनिंग बता दूंगा इसका, बायसिंग ऑफ डायोड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट। बायसिंग का मीनिंग बता दूं, किसी भी डायोड के अक्रॉस सेल लगाना या कोई सोर्स अटैच करना, उस प्रोसेस को बायसिंग नाम दिया गया। और दो तरह की बायसिंग है, फर्स्ट लिखें फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग में? देखो, एक तरफ पी एक तरफ एन, डिप्लेशन लेयर लास्ट में बनाऊंगा, जानबूझ के नहीं बना रहा अभी। हम एक सेल लगाएंगे और इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि हाई पोटेंशियल टर्मिनल पी से जुड़ा हुआ हो, लो पोटेंशियल वाला जो है वो एन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, ऐसा होने से क्या होगा देखना, ये वो डिप्लेशन लेयर थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही इधर की तरफ डेवलप था। इसको मैं ई इन लिख देता हूं, इनसाइड अंदर की तरफ जो था, है ना। अब हमने क्या करा, ये सेल लगाकर इधर हाई पोटेंशियल लगाया, यहाँ लो पोटेंशियल लगाया, और हाई से लो की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी। हाई से लो की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ई एक्सटर्नल। ये साफ दिख रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो जो नेट इनका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा,
बनाएंगे हम। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ को बहुत कम बना देंगे अब, पी टाइप एन टाइप। ये विड्थ को कम बनाने का मीनिंग बताता हूं अभी। ज्यादा विड्थ बनाने का सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा खासा है। अब वो नेट फील्ड वहां पर कम हो जाएगा तो उसको डिप्लेशन लेयर की विड्थ को कम बना के दिखाया जाता है कि इस तरह की बायसिंग से अब जो नेट फील्ड है यहां पर लेफ्ट साइड में, इधर से इधर की तरफ ऐसे दिखा दो, ये ई नेट कम है उस ई इनसाइड से, जो सिर्फ ई इनसाइड था उससे कम है ये ई नेट। अब एक छोटी सी बात का जवाब दो, इस तरह की बायसिंग करने से क्या अब डिफ्यूजन का जो प्रोसेस था वो पहले की तुलना में, बिना बायसिंग की बात कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन में इजी हो गया या और टफ हो गया? इजी इजी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आराम से उधर की तरफ डिफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस से ऐसा हुआ है कि डिफ्यूजन करंट जो है वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा है, और क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ड्रिफ्ट करंट जो है वो कम हो गया? भाई ये डिप्लेशन लेयर वाला पोर्शन कम हो गया, इसका मतलब यहां जो बॉन्ड्स टूटने का रैंडम प्रोसेस था वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। उसका कारण ये है कि डिप्लेशन लेयर कम होने से वहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जर्मेनियम पहले की तुलना में कम है उस पोर्शन के अंदर, तो जो ब्रेक होने का प्रोसेस है वो भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा हुआ, ड्रिफ्ट करंट कम हुआ। अगर कोई पूछता है कि नेट करंट क्या है तो हम जवाब देंगे डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट करंट। इसको अप्रोक्सीमेटली डिफ्यूजन करंट मान कर मत लिखो, ऐसा ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएं। डिफ्यूजन करंट ज्यादा है, ड्रिफ्ट करंट कम है, तो नेट करंट ये है। नेट करंट की डायरेक्शन बताओ डायग्राम में, नेट करंट की। एन टू पी। नहीं, P2N। P2N। कैसी बात कर रहे हैं? ये डिफ्यूजन का प्रोसेस ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, मतलब करंट इधर की तरफ आ रहा है। इसको अगर फील करना है ना इस प्रोसेस को, तो बहुत बढ़िया एग्जांपल इसके लिए बताया जाता है। जैसे मान लो दो कमरे हैं, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर। ये कमरा मान लो खाली है, ये वाला। इस वाले कमरे में बहुत सारे चूहे बैठे हुए हैं, ठीक है। बीच में हमने एक पूरा गेट था, जो पूरा गेट हमने शुरू में बंद कर रखा है। ये गेट था बड़ा वाला, जिसको पूरा हमने क्लोज कर रखा है। क्लोज करने का मतलब अब यहां से वहां एक भी चूहा नहीं जा पा रहा, या कुछ दो चार बहुत हाई एनर्जी के चूहे होंगे जो गेट के कुछ दो चार छेदों में से या नीचे से निकल के जा पाते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चूहे मान लेते हैं ना। बाकी गेट बंद था, चूहे यहां से वहां नहीं जा पा रहे। अब अगर मैंने इस तरह की बाइसिंग करके अंदर वाले उस बैरियर को कम कर दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत मात्रा में जा पा रहे, उसको ऐसा सोचो कि गेट पूरा बंद है, तुम्हारी तरफ से देखना गेट ऐसे ये पूरा बंद है, उधर से चूहे यहां नहीं आ पा रहे। मैंने गेट को थोड़ा सा ओपन कर दिया, थोड़ा सा चूहों को हल्का फुल्का रास्ता दिया, तो पहले के कंपैरिजन में थोड़े बहुत चूहे जंप करके आ रहे हैं। अगर मैं इस सेल के वोल्टेज को और बढ़ा दूं, डिप्लेशन लेयर की विड्थ को और कम कर दूं, इसका मतलब फील करने के लिए गेट को और खोल दिया, अब ज्यादा चूहे आ रहे हैं। अगर मैं गेट पूरा खोल दूं तो है भाई, किचन बर्बाद। हाहाकार मच जाएगा ना अगर गेट पूरा खुल जाए तो। गेट पूरा खुलने का डायग्राम में क्या मीनिंग है, कोई समझाएगा? बहुत छोटी सी बात है वैसे तो। गेट पूरा खुलने का डायग्राम बताता हूँ। क्या? सारे होल्स बंद हो जाएंगे। डिप्लेशन लेयर का कम हो हाँ, गेट पूरा ओपन करने का मतलब है हमने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जिसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर में 0 कर दिया। अब वहां पर बैरियर ही खत्म हो चुका है। बैरियर खत्म होने का मतलब गेट पूरी तरह से ओपन हो गया। अब डिफ्यूजन करंट सडनली पहले के कंपैरिजन में एकदम से ज्यादा फ्लो होगा। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनाया जाता है, ये तो है अप्लाइड वोल्टेज, ये है फ्लो होने वाला करंट। जब अप्लाइड वोल्टेज को हम पॉजिटिव साइड में बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फ्लो होने वाला करंट नेट करंट है ना, नेट। ये करंट
इंक्रीज तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज नहीं होता। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे टाइप का। एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद ये ग्राफ सडनली एकदम से ऐसे बढ़ता है। इस पर्टिकुलर इस वोल्टेज को नाम दिया गया नी वोल्टेज। इसको नी वोल्टेज नाम दिया गया। ये वाले पोर्शन में जो करंट है ये मिली एम्पियर टाइप का है, जबकि इस वाले पोर्शन में जो करंट है वो एम्पियर टाइप का है। जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट होता है। यहां पे एक टर्म डिफाइन की जाती है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन। वो जो जंक्शन था ना उसके लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस टर्म डिफाइन करते हैं, आर डी से डिनोट कर रहा हूं। इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आई। क्या मीनिंग है डायग्राम में दिखाऊं या डीबी बाय डी आई लिख दो। मीनिंग है कि अगर मान लो मैं इस अप्लाइड वोल्टेज वाली एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करूं, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में जाके करंट देख लूं, ठीक है। फिर वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, फिर ग्राफ पे गए और उसके करस्पॉन्डिंग करंट देखा। ये तो है हमारा डीबी, और उसके करस्पॉन्डिंग करंट में जो चेंज हो रहा है वो है डी। इसका जो रेशियो आएगा ये बिल्कुल समझने के हिसाब से ओम्स लॉ की तरह मान लो, है ना। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है वो, लेकिन डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला वही यूज में लिया जा रहा है, V इक्वल्स टू आई आर टाइप का, इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क करूं, मान लो ये है पॉइंट O, ये है पॉइंट सपोज A, और यहां कहीं पर पॉइंट P मार्क कर दो। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है पोर्शन OA के लिए काफी ज्यादा है डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर कंपेयर करूं A से P तक के लिए। और इसको रटने की जरूरत भी नहीं है, इस फॉर्मूले को देखना है, ये से देखना है। यहाँ करंट इजीली फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ करंट फ्लो होने में कंपेरेटिवली थोड़ी दिक्कत है तो यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते हैं। ये सारी बातें अभी फॉरवर्ड बायसिंग की चल रही है। इरेज कर दूं इसको, नोट कर लिया हो तो। रोक देना, नहीं कराओगे ना। इसी के अंदर है ना फॉरवर्ड बायसिंग में बता दूं, सर्किट सिंबल ऑफ डायोड, क्योंकि मुझे पहले बता देना चाहिए था, अभी याद आया इसलिए भी बता दूं। सर्किट में इसका जो सिंबल होता है डायोड का वो ऐसा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिखने में ऐसा होता है ना। ये जो ट्रायंगल बना रखा है ये पी टाइप्स को डिनोट कर रहा है, ये प्लेट जो ये एन को डिनोट कर रही है, पी एन जंक्शन डायोड। कुछ एग्जांपल से एक दो बातें बताऊं इससे रिलेटेड। मान लो कोई ऐसा सर्किट का क्वेश्चन आया, ये 10 वोल्ट का आइडियल सेल, ये सपोज 5 ओम का रजिस्टर, और इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। और हमसे पूछते हैं कि बताओ कितना करंट सर्किट में फ्लो होगा। देखना
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायोड का जो पी और एन टाइप है, पी की तरफ हाई पोलरिटी लगा रखी है, एन की तरफ लो लगा रखी है। इससे हमको पता चल जाना चाहिए कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन में, तो यही डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब इसके गेट पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं और ये करंट फ्लो होने के लिए कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, बहुत फ्रीली करंट को फ्लो होने देगा। तो उसको एक स्ट्रेट वायर से हम रिप्लेस कर सकते हैं सर्किट के अंदर। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी गई, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस कितना माने और इसका नी वोल्टेज कितना, कुछ नहीं बताया तो हम ऐसा मानेंगे और सवाल का आंसर क्या दे देंगे कि करंट जो सर्किट में फ्लो होगा, नॉर्मल जो पुरानी बातें हम जानते हैं उससे 2 एम्पियर करंट। अभी नोट मत करना, कई बार ये हो सकता है कि भाई वो ऐसा बता दे कि 5 ओम का रेजिस्टेंस मान लो 10 वोल्ट का सेल, वो इसके बारे में बोल दे कि इसका नी वोल्टेज सपोज 0.5 वोल्ट है। हम वापस से वही देखेंगे कि पी टाइप हाई पोटेंशियल से, एन टाइप लो पोटेंशियल से, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में है। दूसरी बात, ये अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज से काफी ज्यादा है, मतलब इसके गेट पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं। तो अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम वापस वैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि ये है 9.5 वोल्ट। ये समझ रहे हो 9.5 वोल्ट क्यों लिखा है? डायनेमिक रेजिस्टेंस के Effectively, क्योंकि हाँ उसके गेट ओपन करने के लिए 0.5 तो उसके अक्रॉस कंज्यूम हो गया, ये कहने का मीनिंग है। बचा हुआ 9.5 वोल्ट पूरा का पूरा इसके अक्रॉस आएगा, तो करंट फ्लो होगा 9.5 डिवाइड बाय 5 एम्पियर। ये डायग्राम बना लेना।